किस प्रकार का गैंगवार था, किस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का केंद्र बिंदु प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बनाने का प्रयास हो रहा था, और उसमें एक युवा नेता संघर्षों के पथ पर चलकर के अपना मार्ग प्रशस्त करता है। न केवल यहां के गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए एक राह दिखाता है, बल्कि स्वयं भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाकर के उनकी आवाज को और भी बुलंदियां देने का काम किए हैं। यानी छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में और फिर विधायक के रूप में उन्होंने उन्हें एक सशक्त आवाज दी। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो स्वर्गीय डीपी बोरा जी के संघर्षों की कहानी को लखनऊ की सड़कों पर, लखनऊ के अंदर आज भी देखने और सुनने को प्राप्त होता है। उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो युवा थे, आज वे उम्र दराज हो चुके हैं। आज जब इस चर्चा करते हैं, इस बारे में बताते हैं, मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव होता है। एक व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल करते हुए समाज से जुड़े हुए उन मूल्यों के लिए काम कर रहा है जो एक गरीब की पीड़ा है, एक वंचित की पीड़ा है, एक दलित की पीड़ा है। उसे शोषण से मुक्त वातावरण देने के लिए, उसको उसका अधिकार देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है, और यह हम लोगों को लगातार उन कार्यक्रमों के माध्यम से देखने को मिलता है। बहनों और भाइयों, यही तो हमें इन महापुरुषों से प्राप्त होती है प्रेरणा। महर्षि वाल्मीकि का समय किस प्रकार का रहा होगा। आप जब उस पौराणिक कालखंड की चर्चा करते हैं, उसमें आप जब जाएंगे, आपको उस समय की सामाजिक, उस समय की भौगोलिक और उस समय की उन घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी जो कालखंड रामायण का कालखंड था। और उन कालखंडों के एक एक दृश्य को महर्षि वाल्मीकि ने अपने आदि काव्य में किस प्रकार से उद्धृत करने का काम किया है, वो अद्भुत है। यानी उस समय की सामाजिक, भौगोलिक और धार्मिक परिस्थितियों के साथ साथ कोई कवि बोलचाल की भाषा में भी महाकाव्य रच ले और वो लोकप्रिय हो जाए। दुनिया का पहला ऐसा महाकाव्य था महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण, जो व्यवहारिक भाषा में था, व्यवहारिक संस्कृति की भाषा में था। और व्यवहारिक संस्कृति के साथ साथ उस समय की उन्होंने परिस्थितियों का उल्लेख जिस रूप में किया है, वनस्पतियों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, यानी वाल्मीकि रामायण केवल हम लोग सामान्य रूप से जब चर्चा करते हैं रामायण की, तो सामान्य रूप से हम पारिवारिक चर्चा का विषय उसमें उठाते हैं, क्योंकि हम लोग परिवार के इर्द गिर्द घूमे रहते हैं, उसी से घिरे रहते हैं। लेकिन एक मनुष्य का मनुष्य के साथ, एक पिता का पुत्र के साथ या पुत्र का पिता के साथ, एक पति और पत्नी के संबंधों को लेकर के, एक गुरु और शिष्य के संबंधों को लेकर के, एक राजा का प्रजा को लेकर के, इन संबंधों को लेकर के तो चर्चा है ही, लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारा अपनी वन संपदा के प्रति क्या दायित्व है, इसका उल्लेख भी याद करिए। जब माता जानकी का अपहरण होता है और भगवान राम उस समय वन में भटकते रहते हैं, तो उस समय वनों से भी प्रश्न पूछते हैं, वहां के पक्षियों से भी मदद मांगते हैं, उनसे भी प्रश्न पूछते हैं। और याद रखना, रामायण का पहला बलिदानी कोई हुआ था तो वह एक पक्षी हुआ था, गिद्धराज जटायु के रूप में। आप याद करिए, जब उस समय की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ, आतंक की ताकत के खिलाफ भगवान राम को युद्ध करना था,
तो सेना अयोध्या और जनकपुर से नहीं गई, सेना गिरवासी बनवासियों ने मिलकर के भगवान राम के साथ खड़ी की। उनके साथ मिलकर के, अभी यहां पे डॉक्टर नीरज बोरा जी कह रहे थे यहां पे गोमती नदी के एक ब्रिज, एक पुल के बारे में। आज एक पुल बनाने को लेकर के जनप्रतिनिधि संघर्ष करते हैं, उसके लिए उनको बार बार जाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, लेकिन उस समय 100 योजन का सेतु बंध का निर्माण बानर और भालुओं की मदद से भगवान राम ने समुद्र में कर डाला। आप सोचो, सेना इस पार से उस पार जाए, जो लोगों के लिए कल्पना थी समाज का संगठन होगा, तो उसका परिणति ऐसे ही होगी। असंभव होने वाला काम भी हमारे लिए संभव हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और उसके उपरांत जब भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण रामलला के विराजमान होने के बाद बना, हम लोगों का ही प्रयास है उस मार्ग को और उस समय की वनस्पतियों का संग्रह हो और उन्हें अयोध्या के साथ साथ इस पूरे मार्ग में फिर से स्थापित करने का काम किया जाए। इस पर कार्य चल रहा है और मैं मानता हूं एक बड़ा कार्य होगा, क्योंकि बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी होंगी जो लुप्त प्राय हो गई होंगी। बहुत सारे को जाने अनजाने में लोगों ने नष्ट कर दिया होगा, लेकिन प्रयास होगा, रामायण काल फिर से आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। राम राज्य की स्थापना के लिए जो आज डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ये उसी की कड़ी है, ये उसी की कड़ी है। और आज के अवसर पर महिला सेवा शक्ति केंद्रों की स्थापना के कार्यों का शुभारंभ के साथ ही जो मुझे बताया गया कि 100 से अधिक ऐसे सेवा शक्ति केंद्र पहले से इस स्वर्गीय डीपी बोरा सेवा समिति के माध्यम से संचालित हैं और आज भी कई ऐसी समितियों को यहां पर संचालित किया गया है। परम कृष्ण भक्त मीराबाई की जयंती का कार्यक्रम हो और सेवा केंद्रों का संचालन हो, इससे अच्छा दूसरा कोई अवसर नहीं हो सकता है। याद करिए, मीराबाई मेवाड़ की रानी थी, महारानी थी, लेकिन सामाजिक समरसता का कितना बेहतरीन उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। अपना गुरु उन्होंने माना सदगुरु रविदास जी महाराज को, और रविदास जी के सानिध्य में उन्होंने उस समय जो उनसे दीक्षा प्राप्त की, उनका सानिध्य प्राप्त किया, परम कृष्ण भक्त बन करके। अगर वो केवल मेवाड़ की रानी होती, महारानी बनती, उनको यह यश प्राप्त नहीं होता। जो कृष्ण की भक्ति ने उन्हें सदैव के लिए अमर करके हर भारतीय के मन में उनके प्रति एक आस्था का भाव जागृत कर दिया है। आउट ऑफ बॉक्स जब हम आकर के कार्य करते हैं तो उसके परिणाम ऐसे ही आते हैं। जैसे आज पूरा देश महर्षि वाल्मीकि को सम्मान दे रहा है, परम कृष्ण भक्त मीराबाई को सम्मान दे रहा है,